मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलकर मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। 75 साल हुए आज़ादी को, चलो फिर एकता मनाते हैं, मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव अर्थात आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जाने वाला भव्य त्यौहार। आज़ादी का महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए अनेकों कठिनाइयों चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अनेकों कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज़ादी के आंदोलन में भारत के साहित्यकारों और कलाकारों के योगदान के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने प्रसिद्ध वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज़ादी के आंदोलन में भारत के साहित्यकारों और कलाकारों के क्या योगदान रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी कार्य जब किया जाता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का कोई ना कोई स्रोत होता है। हम कोई शुभ काम करने चलते हैं तो भी हम ऊर्जा के लिए अपने किसी इष्ट के आह्वान करते हैं। और हम सनातनियों में तो ये है, परंपरा भी है, हवन करते हैं या दीप प्रज्वलन करते हैं, यानी कि ऊर्जा का स्रोत। तो आज़ादी की लड़ाई में जो क्रांतिकारी सेनानी लड़े उनको भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वो ऊर्जा, वो हवन सामग्री देने का काम जिन्होंने किया वो हमारे कलाकार, साहित्यकार, रंगकर्मी आदि थे, जिन्होंने उन्हें ऊर्जा दिया ताकि वो उस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग ले सके और सब अपना न्यौछावर कर सके। सर आपने सही कहा कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हवन किए जाते हैं, दीप प्रज्वलन किए जाते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे देश की आज़ादी में साहित्यकारों ने किस प्रकार सहयोग किया? किसी भी तरह का, जो भी दो तरह का, जैसे क्रांतिकारी भी दो तरह के थे। एक जो थे वो अपना सब कुछ निछावर करना चाहते थे, सत्याग्रह किए, भूख हड़ताल किए, जेल भरते थे। लेकिन दूसरा जो है, हर तरह के आदमी का अपना नेचर होता है जी। तो उसी तरह दूसरे जो एक वर्ग था जिसे लोग गरम दल भी कहते थे, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस तरह के जो लोग थे तो वो चाहते थे कि हम उनसे छीन लें, अपना अधिकार छीन लें। कुछ लोग मांगते थे और कुछ छीनने पर विश्वास करते थे। तो उसी प्रकार कलाकारों और साहित्यकारों में भी वही स्थिति थी। कुछ लोग जो थे जो छुप छुप कर अपना नाम छुपाकर पत्र पत्रिकाओं में लिखा करते थे, लोगों को जागरण करते थे, उनको सहयोग करते थे, क्रांतिकारियों को गीत लिखा गया पीछे से। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि अपना सब कुछ निछावर किए, लिखे भी और क्रांतिकारियों को साथ मिलकर उनका सहयोग भी दिया। जैसे एक बहुत सारे हैं नाम, जिसमें एक महेंद्र शास्त्री जी हैं जिन्होंने लिखा भी और वो 18 महीने तक उनको शासन कारावास नहीं हुआ था, वो जेल भी गए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं, हर तरह से कलाकार अपना हर सब कुछ दिया। राष्ट्रीय चेतना के विकास में मैथिली शरण गुप्त और दिनकर जैसी कवियों की रचनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो काम बताए कि ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो मैथिली शरण गुप्त हो,
या दिनकर हों, उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान थे जिन्होंने लिखा झांसी की रानी पर, जी बुंदे हड़बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी तो इस तरह से महिलाओं में भी वो प्रेरणा के स्रोत बनने के काम किया। उसी दौरान पंडित श्याम नारायण पांडे जी, उन्होंने लिखा चेतक पर, राणा प्रताप के वजह से चेतक बड़ा निराला था हवा। तो वो सब जो है ये एक तरह से हम बता सकते हैं कि वो को सपोर्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे कवि, बंकिम चंद्र की जो वो तो क्रांति में हमारा महामंत्र था वंदे मातरम, रघुवीर नारायण ने जो बटोहिया लिखा। तो ये सारे चीज़ जो है सारे कवियों ने, कलाकारों ने जो सही लिखा है उस दौरान, वो बहुत सारा लंबा है। जैसे गुजरात में नर्मदा जी थे, उन्होंने गुजरात में अपनी कविता से लोगों का जग किया। बंगाल में आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया और शरद बाबू हो गए, ये सब सारे बहुत सारे नाम हैं। जी जी बिहार में भी है, रघुवीर नारायण हो गए, ये मनोरंजन कुमार सिन्हा जिन्होंने लिखा कि ये फिरंगी लिखा उन्होंने। इस तरह से वो सारे लोग उस काल में हर तरह से अपनी कविताओं से, अपने कहानी से लोगों का जागरण किया, और उसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे जो वकील थे अपना पेशा छोड़कर क्रांति में आ गए, विद्यार्थी जो थे वो अपना पढ़ाई छोड़ के क्रांति में आ गए, सब कुछ निछावर किया। तो ये सब उनकी प्रेरणा का ही नतीजा था। आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में बिहार के साहित्यकारों की क्या भूमिका रही है? देखिए, ऐसा है कि बिहार तो ऊर्जा का भूमि है ही। गांधी ने भी यहाँ से क्रांति की शुरुआत की, तो यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। आप ले लीजिए इनका रघुवीर नारायण जी का। रघुवीर नारायण ने उस दौरान जो लिखा, एक उनका था बटोहिया जो है जी वो, उसके बारे में दिनकर ने कहा है कि वो तो वंदे मातरम के समूह, भोजपुरी का वंदे मातरम जी। और जब गांधी जी आए थे भागलपुर, उस दौरान जब रघुवीर नारायण ने उनको सुनाया की कविता, तो भाव विगल हो गए थे बहुत। उसके बाद महेंद्र मिश्र हैं। महेंद्र मिश्र के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन महेंद्र मिश्र का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो एक तरह से कहिए ना कि ऑल इन वन। क्योंकि बचपन से उनका क्या रहा कि घुड़सवारी करना, कसरत करना, तो ये लाइन में तो वो फाइट भी करते हैं, और वो पुड़वा जो गायन है, शैली है, उसका एक नया दिशा भी दिया। और क्या हुआ कि वो फोक के अलावा क्लासिकल भी जानते थे, तो जगह जगह जाते थे। बनारस गए, वहाँ के क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। उसके बाद कलकत्ता गए, वहाँ के क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ, और वहाँ से ही वो सक्रिय कार्य माने आंदोलन में जुड़ गए। जी जी वहाँ से उन्होंने एक ऐसा मशीन लाया जिसके कारण नोट छापते थे जी। और नोट छाप करके वो क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए मदद करते थे। उनके गाए जो बनाए लिखे गीत हैं वो विभिन्न जमाने में हर तरह के, तो कोठों पर भी जो नृत्य होते थे, गायिका होती थी, वो सारे लोग उनके गीतों को गाते थे, जिससे कि लोगों में और उसका प्रभाव ये पड़ा कि क्रांतिकारियों को शरण भी वो लोग देने लगे। जी। उसके जब सरकार को लगा कि हाँ इनके बारे में कुछ जानकारी मिली, तो गुप्त रूप से एक अफसर को भेजा गया था, गोपीचंद नाम दे करके। वो इनके साथ रहा, इनका विश्वास पात्र बना और उसने इनको पकड़वा दिया, जिस पर उन्होंने लिखा भी है जेल में कि पाकल पाकल पनवा खिलेले रे गोपीचंद, और प्रीतिया लगा के जेल खैनवा भेजेले रे गोपीचंद। तो वो जो है वहाँ गए, और जानते हैं ऐसा हुआ कि जब वो जेल गए
तो उनको छुड़ाने के लिए जी मुजफ्फरपुर, आपको ये कलकत्ता का, बनारस की जो गायिकाएं थी, नर्तकी थी, वो सारे लोग अपने सरकार को ये प्रपोजल दिया कि जितना उनका वजन है उतना मैं सोना चांदी देने के तैयार हूँ, इनको छोड़ दीजिए। फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया, संभव था ही नहीं। उनको बक्सर के जेल में रखा गया लंबे समय तक। अच्छा व्यवहार के कारण थोड़ा पहले छोड़ दिया गया। और भिखारी ठाकुर उन्हीं के समकालीन थे, एक आसा साथ में रहना। और कुछ लोगों का कहना है कि भिखारी ठाकुर उन्हीं से संगीत सीखे जी। और उनका भी देखिए उस समय सामाजिक जागरण के लिए भिखारी ठाकुर का तो कुछ कहना ही नहीं है बिहार में। मनोरंजन कुमार सिन्हा जी थे, उनका फिरंगिया आया। राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद ने ही रघुवीर नारायण जी को कहा था, दोनों समकालीन थे, एक आध साल आगे पीछे थे लोग, तो उन्होंने ही कहा था कि लिखने के लिए। नहीं तो रघुवीर जी फारसी, संस्कृत, बंगला, भोजपुरी सबके विद्वान थे। उन्होंने इंग्लिश में जो लिखा था उस पर इंग्लैंड के जो राष्ट्र कवि थे कहलाते हैं आइंस्टीन, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा कविता इंग्लिश में यहाँ ब्रिटेन के लोग भी नहीं लिख सकते। और उनको 1906 में उन्होंने पत्र लिख के बधाई दिए। बाद में उन्होंने जब बटोहिया लिखा, उनके पुत्र हरेंद्र नारायण, उनका महाकाव्य है कुंवर सिंह पर। तो इस तरह से यहाँ के भी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है बिहार के लोगों का क्रांति में। और आज़ादी उसका फल है कि आज हम लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। सर आपने ये सही कहा कि हमारे जो साहित्यकार हैं, लोगों में एक जागृति लाने के लिए, आंदोलन को गति देने के लिए, उनके मन में जो एक इच्छा भावना है वो जगाया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे कला के क्षेत्र में डिजिटल होने से क्या फ़र्क पड़ा है? हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक। सकारात्मक क्या है कि हम लोग जब नाटक करते थे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। जी हाँ। मंच नहीं था, लोगों को बताने के लिए नहीं था, जा नहीं पाते थे, अपने रिहर्सल भी करते थे, टिकट भी बेचना जाना पड़ता था। आज डिजिटल होने से इतना फ़ायदा हुआ है कि जो बच्चे हमारे कुछ भी प्रतिभा है तो वो आराम से लोगों के बीच में जा पा रहा है। हाँ, निगेटिव अप्रोच उसमें हो रहा है क्या कि जो चीज़ नहीं भी जानना चाहिए, जो नकारात्मक चीज़ है, उसको ज़्यादा परोसा जा रहा है, क्योंकि वो तो अब प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल जब होता है तो वो तो अपने पैसे के लिए जो भी हम लोग एक आदर्श को लेके चलते थे, उस ज़माने में जो भी कलाकार होते थे उनका एक अपना भी होता था। उस तरह के सारे फिल्मों भी देखिए उस ज़माने का वही। लेकिन आज के ज़माने में जो है प्रोफेशनल हो गया है, डिजिटल होने के कारण ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म। आप जो परोस दें आप देखना है, वो देखना है, सही बात तो है। उसके कारण ये हो रहा है कि थोड़ा सा गलत मैसेज भी जाता है, लेकिन फ़ायदा तो है, फ़ायदा है क्योंकि लोग कलाकारों को मंच मिल रहा है, उनका जो आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बहुत सारा फायदा है। सर नई पीढ़ी जो हमारी है उनका कला के प्रति, साहित्य के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आप किसी चीज़ के बारे में जब जानते हैं तो ही उस पर इंटरेस्ट होता है। आज स्थिति क्या है, आप दक्षिण में चले जाइए या बंगाल में चले जाइए तो है कि बचपन से उनको कला का प्रशिक्षण दिया जाता है, हर घर में कुछ न कुछ। तो वो जब देखता है, अब आज ऐसे लोग जिनको कुछ मालूम नहीं है वो कथक देखने चले जाएं, उसका क्या रसास्वादन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखेंगे कि हाँ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, बस चले आएंगे। इसलिए ज़रूरी है प्रशिक्षण की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को और अन्य जो संस्थाएं लगी हैं उनसे मेरा आग्रह भी है कि बच्चों को कम से कम, मेरा प्रयास मैं करीब 20 सालों से लगा हूँ, स्कूल के बच्चों, क्योंकि आप कहावत है ना कि बूढ़ा तोता होश नहीं मानता है, तो आपको बचपन में ही उसमें बीजारोपण करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बचपन से आप, और
आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने काम किया है वो स्ट्रीट बॉय लोग के साथ, जो चाय की दुकान पर काम करते हैं, उन बच्चों के साथ। इतना प्रतिभा है उनमें कि मत पूछिए जी। लेकिन होता क्या है कि उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसको प्रशिक्षण दें, उनको अगर हम बढ़ाएं, बहुत काम आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रशिक्षण की। मेरे समझ से आज किसी भी कला क्षेत्र में, चाहे चित्रकला हो या नृत्य हो, संगीत हो, जानकारी नहीं होगी। अब आज क्या होता है कि प्रदर्शनी लगा रहता है, लोग जाते हैं, हाँ अब उनको कहिए तो 10 लोग गलती निकाल देंगे, लेकिन स्थिति है कि उनको खुद नहीं मालूम है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं कला क्षेत्र को तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे देश में कलाकारों और कला को सम्मान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या है कि देखिए, सम्मान की जहाँ तक सवाल है कलाकारों की, तो पहले तो उनको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही हाल है। आज हमारे बीच में बहुत एक से एक बड़े कलाकार हैं, अच्छा हुनर है उनमें, लेकिन उनको न सही मंच मिल रहा है। जब मंच नहीं मिलेगा, लोग जानेंगे नहीं, तो सम्मान क्या मिलेगा। तो सही मंच मिलने के लिए ज़रूरी है कि सही उनको व्यवस्था हो कलाकारों को। अब एक नाम हो गया तो सब जगह उन्हीं को रिपीट करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोकल कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, उनको भी मंच मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तभी सम्मान मिल पाएगा जब वो आएंगे खुल के सामने, उनकी प्रतिभा जब खुल के सामने आएगी जी। तो इसके लिए छोटे स्तर पर कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह करवानी चाहिए, जिससे कि उनका प्रतिभा खुल के आए बच्चों में। स्कूल लेवल पर हो, ग्राम लेवल पर हो, शहर माने टाउन पर हो, जिला स्तर पर हो, फिर राज्य स्तर पर हो, फिर देश स्तर पर हो। तो इस तरह से जब होगा, क्योंकि इसका प्रभाव तो बहुत पड़ता है ना, कला का प्रभाव सारे के जीवन में है। याद होगा कि जब शक्तिमान आता था तो लोग सारे बच्चे शक्तिमान बन के घूमते रहते थे, और जब आए थे मुकेश खन्ना यहाँ पटना में, तो पत्रकार तो पीछे थे, उनके बच्चे लोग आगे उनसे थे ऑटोग्राफ लेने। सही बात है, बिल्कुल। मैं साथ में था उनका, जब पटना वो पहली बार आए थे, तो उनके साथ मुझे रहने का 3 दिन मौका मिला यही मोड़ी। तो मैं देखा कितना प्रभाव पड़ता है। आज क्या है कि सब हीरो हीरोइन को देख के लोग अपना बाल का स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, तो प्रभाव पड़ता है उसको, वही उनका है। तो इसके लिए तो आपको उसको लाना पड़ेगा सामने प्रतिभा को। तो मेरा आग्रह है कि लोगों को मंच सही मिले, तभी उनको सम्मान मिल पाएगा। सर, आपने मतलब सही बताया कि अभी जो कलाकारों के सम्मान की बात चल रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक मंच दिया जाए। हर छोटे बड़े कलाकारों को मंच मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें सम्मान मिल पाएगा। मैं ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान स्थिति में कला और संस्कृति की जो स्थिति है वो क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं, ताकि बिहार के हमारे यहाँ जो कलाकार हैं उन तक सारी बातें पहुँच पाए और उन्हें भी सारी सुविधाएं मिल पाए। सर, बिहार में प्रतिभा की तो कमी है नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से NSD गए, पूना इंस्टीट्यूट में हैं, श्री राम थिएटर में हैं, और फिल्में भी बहुत अच्छे अच्छे मंच में, रंगमंच में भी अच्छे स्थान पर हैं, गायन में, चित्रकला में, सब में हैं। लेकिन क्या है ना कि उनको जाना पड़ता है बाहर, यहाँ कोई प्रशिक्षण की सही व्यवस्था नहीं है। अब जो थोड़ी जो संस्थाएं हैं वो अपना सीमित साधन में जो करवा पाती है जी। लेकिन सरकार की तरफ से प्रशिक्षण का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। कलाकार अगर कोई, अब एक रिहर्सल के लिए जगह नहीं है पटना में, बता दीजिए, कहीं रिहर्सल के लिए भी छोटा सा जगह नहीं मिल पाएगा। उसके लिए जो इतना पे करेगा आदमी, तो कहाँ जाएगा। कलाकारों को पैसा तो है नहीं, एक शो करने के लिए ढंग का हॉल भी है तो इतना महंगा पड़ता है कि अब उसको अफोर्ड करना दिक्कत है। तो सरकार को चाहिए कि प्रशिक्षण की व्यवस्था बचपन से ही अच्छा प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। उसके बाद बहुत सारे राज्य हैं जिसमें पूरा उनका सेटअप है। अब स्टूडियो है यहाँ, अगर हम फिल्म वगैरह का विकास भी करने, लोकल आर्टिस्टों को काम मिलता, लेकिन कोई स्टूडियो नहीं है यहाँ ढंग का। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है जरूरी है।
सपोर्टिंग तो चाहिए ही ना, किसी भी चीज़ के लिए काम करने के लिए सपोर्टिंग चाहिए। उसके पास जब इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, आप कैमरामैन चले उसके पास कैमरा ही नहीं हो, लड़ने के लिए सिपाही चले तलवार ही नहीं हो, तो क्या करेगा? तो यहाँ की स्थिति यही हो गई है। प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक बच्चे हैं। आप देखिए ना, किलकारी में ही जो बच्चे थोड़ा बहुत एक प्रयास है, देखिए वहाँ से कितने नेशनल लेवल पर हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से निकले हुए। तो उस तरह की व्यवस्था अब एक जगह एक संस्था से नहीं होगा, उसको उस तरह के और भी बृहद रूप से कार्य मिलना चाहिए जगह, तो जरूरी है। हम लोगों ने एक बार प्रपोजल भी दिया था, लेकिन जो है तो सरकार में बैठे लोगों के ऊपर क्या करते हैं। और छोटी छोटी संस्थाएं अपने स्तर से जो कर पाती हैं, NGO वगैरह, वो लोग क्या करेंगे, कितना करेगा? उसके पास जो सीमित साधन है, उनको साधन उपलब्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। साधन उपलब्ध हो तभी उनकी प्रतिभा खुल के आएगी, और जब आएगी तो फिर देखिए, फिर हम उसके बेनिफिट भी तो ला के देंगे ना। जो कमाई होगा वो भी हमारे यहाँ बढ़ाएगा, व्यक्तिगत जो आय होती है उसका स्तर सुधर जाएगा। कलाकारों को काम मिलेगा तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो नेचुरली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि उसको इस तरह की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कलकत्ता है, वहाँ फिल्म से ज़्यादा जो है नाटक वगैरह के जो शो होते हैं उसमें ब्लैक चलता है, टिकट लेके देखते हैं, क्योंकि वहाँ व्यवस्था है उस तरह का, वैसा हॉल है, उसके साधन सरकार दे रही है। वहाँ आसाम में चले जाइए, वहाँ प्रशिक्षण की इतनी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ आर्ट गैलरी वगैरह इतना अच्छा बनता है कि लोगों को सुविधा मिलती है। यहाँ से लोग जाके वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो जो हम वहाँ जा रहे हैं, अगर यहाँ सरकार व्यवस्था कर दे तो नेचुरली है कि वो हमारा बचेगा, लोग यहाँ आएंगे। आज जो बगल अगल के जो जगह है वहाँ से लोग आके, झारखंड है चाहे छोटी जो जगह है जहाँ सुविधा, वहाँ, जबकि यहाँ की कला बहुत है। जैसे एक मधुबनी पेंटिंग पर लेकर लोग इतना अथी कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारा कला है जो कि लोक कला जो हमारा है उसको विकास करने के लिए सारा तो लुप्त होता जा रहा है, लेकिन अब उस पर काम किया जा सकता है। जैसे देखिए भागलपुर में होता है बिसहरी का, उसको अगर बढ़ाए, वहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन हम लोक कलाओं को तो भूलते जा रहे हैं। आज कोई भी देखिए, होता क्या है ना, किसी भी राज्य या देश का पहचान उसकी कला संस्कृति से ही होती है। जी बिल्कुल है, उसकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, लेकिन एक कला और संस्कृति की स्थिति भी होती है, और वो आप खोते जा रहे हैं। हमारी जो घर में कोहबर बनाने की कला थी, या बारात जाने के बाद जो डुमकच होता था, उसके पीछे भी रीजन होता था। सारा जो सिस्टम है हमारा, और सारा चीज़ भूलता जा रहा है, लोग करते नहीं हैं। तो अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो हमारे कलाकार, जो फोक कलाकार हैं, उनको भी सबल मिलेगा। जो आज रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, अपना काम छोड़ दिए, तो उनको तो बहुत फायदा हो जाएगा। इससे सरकार को भी आय बढ़ेगी, लोगों को भी फायदा होगा। आपने सही बताया कि अगर सुविधाएं प्राप्त हो हमारे यहाँ कलाकारों को, तो एक तो सुविधा मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे, और उनका पलायन जो हो रहा है वो भी रुकेगा। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, हमारे रंगकर्मियों को, हमारे कलाकारों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी का जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमको याद कर सकते हैं कि उस दौरान जिस तरह से क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने के लिए कलाकार, साहित्यकार और रंगकर्मी आगे आए। आज फिर वक्त है कि जो हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी सभ्यता को दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी पहचान को जो खोते जा रहे हैं, और इसके लिए सारे कलाकारों को थोड़ा अपने स्वार्थ जो है उससे अलग हटकर देश के लिए, राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आगे आना चाहिए, थोड़ा कुछ निछावर करना चाहिए। मैं अंतिम एक लाइन के साथ अपना, कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो देने की प्रवृत्ति भी थोड़ी हमारी आनी चाहिए। सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे भारत के साहित्यकारों और कलाकारों का आज़ादी के आंदोलन में अहम योगदान रहा है। उन्होंने युवकों में आज़ादी के लिए लड़ाई का जज्बा पैदा किया। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।